हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कोरडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डिड द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके सीबीएसई 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। अब आप ये सोचोगे कि मैं सीबीएसई के पीछे क्यों पड़ गया हूँ। सीबीएसई के पीछे पड़ने का कारण ये है कि राजस्थान बोर्ड में 2022 के बाद में ही पैटर्न चेंज हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास में सीबीएसई एक आइडियल है, मतलब वहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2023 यानी पिछले साल बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो 2022 के सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन ही आए थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट आते दूसरा आ ही नहीं सकता, सिर्फ वही आएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास में अगर कुछ क्वेश्चन हैं अवेलेबल जिनको हमें करना चाहिए तो उन्हें हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि फोकस पूरा का पूरा आरबीएसई और सीबीएसई दोनों पर रखा हुआ है। दोनों में आए हुए क्वेश्चंस और बनने वाले क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी को हम पूरी तरीके से पकड़ के रखे हुए हैं। तो सवाल ये था कि किस प्रकार से ये जो आइडियाज मतलब विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, कि यूरोप में जो राष्ट्रीय एकता की विचारधारा 19वीं सदी में आई थी। यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रीय एकता की जो विचारधारा आई थी जो कि क्लोजली अलाइड, मतलब जो कि ना क्लोजली मतलब नज़दीकी, अलाइड मतलब जुड़ी हुई थी कि वो बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई थी। कौन सी विचारधारा से? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है आपका उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का मतलब ये होता है कि आप संवेदनशील हो, आप विवेकशील हो, मतलब सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका दे रहे हो, पूरी की पूरी अपनी ही नहीं चला रहे, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है उसका भी मौका दिया जाना चाहिए। यही उदारवाद है, ये लिबरलिज्म है। कहता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत लिबरल है, मतलब कि आपको पढ़ने भी दे रही है, बाहर भी भेजे, मतलब विवेकशील है। ऐसा नहीं कि नहीं हमने जो बोल दिया वही करना है, नहीं, सामने वाले की विचारधारा को भी अपनाना है, कुछ नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, शामिल करना है। ये तो लिबरलिज्म होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा तो बोला कि ये जो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ये शब्द। तो बोला कि देखो हमारे दुनिया में, ठीक है ना, तो जितने भी इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स बने या तो वो लैटिन से निकाले हुए हैं या फिर आपके वो ग्रीक लैंग्वेज से निकाले हुए हैं। तो बोला कि ये जो लिबरलिज्म का जो वर्ड है वो आपके लैटिन वर्ड लिबर से आया हुआ है और इस लिबर का मतलब होता है आपका फ्री, आजाद, मुक्त, स्वतंत्र। इस फ्री का मतलब क्या हुआ? आजाद, मुक्त और स्वतंत्र, मतलब आजाद एक तरीके से, किसी का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छा पर निर्भर है। तो ये है आपका। फिर बोला कि ये तो हमने एकदम बेसिक सा मतलब कहते हैं ना कि ना जिसको लिटरल मीनिंग होती है, जो आप डिक्शनरी खोल के देखोगे भार्गव की या फिर आपके ना ऑक्सफोर्ड की कोई भी डिक्शनरी खोलोगे तो वहाँ पर ये ना इस लिबरलिज्म का बेसिक मीनिंग ये निकल के आ गया फ्री, जो हमने आपको बताया। अब आते हैं कि फॉर न्यू मिडिल क्लास, जैसा पिछली क्लास में आपको पता है कि हमने मिडिल क्लास के बारे में डिटेल में बताया कि मिडिल क्लास कौन है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो बोला कि जो फॉर न्यू मिडिल क्लास उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है? उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है आपका फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। अब यह व्यक्ति आप हो, मैं हो, कोई भी हो सकता है। और फ्रीडम का मतलब आपको पता ही है, फ्रीडम का मतलब भी यही होता है, आज़ादी, स्वतंत्र, मुक्त, आज़ाद। तो बोला कि एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को आज़ादी, अपने मन मुताबिक काम कर सके, अपने मन मुताबिक फैसला ले सके, वो अपने हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक किसी भी प्रकार के फैसले लेने के लिए आज़ाद है। अब अगला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बोला कि इनके लिए लिबरलिज्म का एक और मतलब ये क्या, कानून के समक्ष सभी एक समान है। मतलब जो पहले फ्यूडल लॉर्ड की जो सोसाइटी चलती थी उसमें हम क्या देखते थे कि जो फ्यूडल लॉर्ड से जो नोबिलिटी सेक्शन के लोग हैं, जो लोग एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो लोग हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस हैं और जो गरीब लोग हैं
उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज तो दूर की बात है, अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है। तो बोला कि उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा समाज की व्यवस्था जहाँ पर कानून के सामने सभी एक समान है। मतलब अमीर गरीब सब लोग एक, मतलब जो कानून एक अमीर के लिए लगेगा वही कानून गरीब के लिए लगेगा। अगर कोई क्राइम हुआ है तो चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति ने कि मतलब एरिस्टोक्रेट ने किया हो या किसी गरीब व्यक्ति किसान ने किया हो, तो एक जैसे क्राइम के लिए एक जैसी सज़ा और एक जैसी प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो बोला कि सब लोग एक है कानून की नज़रों में, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो ये भी लिबरलिज्म है, उदारवाद है ना। तो वो हुआ। और फिर अगला वर्ड आया कि इन पॉलिटिक्स, बोला कि राजनीति के क्षेत्र में, मतलब पॉलिटिकल लाइफ की जब हम बात करेंगे, सत्ता के बारे में बात करेंगे, तो बोला कि इन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या था? स्वीकृति। स्वीकृति। बोला कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब एक ऐसी सरकार जहां पर जिन लोगों ने सरकार को बनाया है, चुन करके भेजा है, उनकी स्वीकृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको ज्ञात हो, पता हो कि रिसेंटली हमारे यहाँ पर चुनाव कंक्लूड हुए हैं और जो पार्टी मेजोरिटी में है, मतलब जो गठबंधन मेजोरिटी में है, उन्होंने क्या किया कि अब अपनी सरकार बना रहे हैं। और जैसा कि आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक ये एक नई पार्टी की सरकार बन चुकी है, ओथ सेरेमनी हो चुकी है, जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलने वाली थी उन्होंने भी शपथ ग्रहण समारोह कर लिया है। अब बस इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डे और टू, पता चल जाएगा कि भाई किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। अब आप पता कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं है। मतलब जो साथ में गठबंधन में जितनी भी पार्टीज है उन सब ने मिलकर के सरकार बनाई है। मतलब ये ऐसा मिलकर के सरकार बनी है। मतलब अगर इसमें क्या है कि अगर सरकार चलानी है तो सबको साथ में मिलकर के फैसला लेने पड़ेगा। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब आप बोलोगे कि कई बार ये भी तो होता है ना कि सरकार किसी एक पार्टी की भी बनती है, बिल्कुल बनती है। उसमें क्या था कि यहाँ वहाँ पर गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब क्या है कि सरकार में जो सांसद बने हैं या आपकी विधानसभा में जो विधायक जो बने, इन सबको जनता ने चुन करके भेजा है वहाँ पर। और ये चुन करके किसने भेजा? ये आम जनता ने इनको बोला कि आप विधानसभा में जाओ, आप हमारे लिए कानून बनाओ। मतलब एक तरीके से जनता ने स्वीकृति दी क्या कि ही और शी इज माई रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम गिविंग हर द पावर और हिम द पावर टू डू लेजिस्लेशन एंड मेक गुड डिसीजन फॉर अस। ये है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और जिस दिन जनता ने अपना हाथ खींच लिया तो क्या वापस नेता थोड़ी बन पाएगा? नेता नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगी, सरकार खत्म, गिर जाएगी। तो बोला कि यही है आपकी गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तानाशाह। तो बोला कि तानाशाही खत्म हो जाएगी। मतलब जो तानाशाह राज चलता था, जैसे हमने देखा था फ्रांस में लुइस 16 जो तानाशाह की तरह राज करता था, वो खत्म हो गया। तो बोला कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लेरिकल प्रिविलेजेस वही जैसे हमने बताया था फ्रांस की सोसाइटी समय पर, क्या फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। क्लर्जी और नोबिलिटी को हमने बोला प्रिविलेज क्लास, कि इनको सारी सुख सुविधा, इनको टैक्स कलेक्शन करने का राइट दिया, इनको कुछ नहीं दिया। तो बोला कि ये जो प्रिविलेज जो बेनिफिट दे रखे ना, टैक्स कलेक्शन करने का और सब चीज़ों में छूट होने का, कानून में कोई पनिशमेंट नहीं है, ये जितने भी अधिकार जो इनको दे रखे थे क्या, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बोला कि अधिकार है तो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। मतलब तो बोला कि क्लैरिकल प्रिविलेज को सारा का सारा खत्म कर दिया। अब आओ नेक्स्ट आगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि लिबरलिज्म में एक और चीज होती क्या कि संविधान सर्वोपरि है भाई। राजा जब था, राजा अपना राज अपनी मर्जी से करता था। क्या कि मतलब राजा ने जो बोल दिया वो संविधान है, राजा ने जो कर दिया वो सही है, चाहे वो गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाते हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाते हो, तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकता है कि जो आज सत्ता में बैठा है वो उसको लगे कि मेरे पास ही ताकत है और किसी के पास ताकत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने मतलब दुनिया भर में अलग अलग जगह पर उन्होंने जैसे ही राजा की राह से बाहर निकले सबसे पहले काम किया, संविधान बनाया। संविधान मतलब नियम बनाए, कानून बनाए, अधिकार दिए, कर्तव्य बताए गए कि ये आपके अधिकार है, ये आपके कानून है,
ठीक है ना। ये आपके बेनिफिट्स हैं, ये आपको मिलेंगे संविधान के अंतर्गत, ये देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जिनके साथ में अत्याचार हुआ है उनको कुछ राहत मिल सके, वो भी एक समान, एक मतलब एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर साथ में आ सके। तो बोला कि संविधान है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब वही है कि हमने वोट दिया इसको, ये पार्लियामेंट में बैठेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर मतलब आपकी आजीविका का हिस्सा, जो जीवन का, जहां पर आप पैसा कमाते हो, जो भी आप है ना अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो काम करते हो, वो आपकी इकोनॉमिक स्फीयर है। तो इन इकोनॉमिक स्फीयर फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट आजाद है, मुक्त है, स्वतंत्र है। मतलब आप ऐसी पाबंदी नहीं लगा सकते हो क्या कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग व्यापार कर सकते हैं, कोई और आदमी व्यापार नहीं कर सकता, बाहर का आदमी नहीं, सब कर सकते हैं। तो बोला कि ये भी एक ना इकोनॉमिक लिबरलिज्म है। कैसे कि नए व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त देना। कि पहले क्या करते थे, कुछ लोग अपना संगठन बना लिया, किसी और को व्यापार करने देते नहीं थे, या राजा के साथ में सांठ गांठ कर ली क्या कि देखो ये ना अधिकार पत्र आप किसी को नहीं दोगे व्यापार करने का, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही व्यापार करेंगे। ऐसे में क्या हो कि कुछ बहुत कम लोग पैसा कमाकर अमीर हो रहे हैं, बाकी के लोग गरीब ही रह रहे हैं, और नए व्यक्ति को धंधा करने से रोका जा रहा है। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की हर्डल थी। तो इसको खत्म किया, बोला कि फ्री मार्केट। Abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। Abolition मतलब मिटाना या हटाना। बोला कि कौन सी चीज को हटाओ, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब राजा ने अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी लगा रखी। कौन सी पाबंदी कि ये सामान हमारे यहाँ पर नहीं बिकेगा, ये आदमी हमारे यहाँ पर धंधा नहीं कर सकता, ये आदमी पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कि बोला इसको सबसे पहले खत्म करो। अगर कोई आदमी धंधा करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, करने दो। क्या पता इसी बहाने कोई नई चीज आएगी, या शायद हो सकता है कि सस्ती चीज आ जाए। हो सकता है कि आज हमारे यहाँ पर जो सामान बिक रहा हो सकता है वो महंगा हो और बाहर का आदमी सस्ता बेचने के लिए तैयार हो। पॉसिबिलिटी तो है ना। या फिर ना वो एक ऐसा सामान ला करके हमें हमारे कंट्री में बेचे, हमारे यहाँ पर बेचे, जो पहले हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारे लिए नया है, नवाचार एक तरीके से। तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हमारा अगला टॉप पॉइंट है ये, जर्मनी वॉज कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच पजेट्स इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स। बोला कि क्या हुआ कि नेपोलियन ने ना जैसे जैसे अलग अलग जगह पर हमला किया, अटैक किया और उन सबको अपने कंट्रोल में लिया, तो वैसे क्या हुआ कि जो जर्मन स्टेट्स जो थे ना, जैसे प्रशिया है, बवेरिया है, ठीक है, बर्लिन हो गया, ऐसे करके क्या किया कि इसने जर्मन स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लिया और लगभग है ना 39 स्टेट्स को जोड़ा, तब जाकर के एक पूरा जर्मन प्रोविंस बनकर रेडी हुआ। तो बोला कि ऐसे क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल लेते जर्मनी वाला। तो बोला कि जो नेपोलियन ने जो इकट्ठा किया था जर्मन स्टेट्स को, वो लगभग आपके 39 कन्फेडरेशन, मतलब अलग अलग है ना 39 छोटे छोटे स्टेट्स को जोड़ करके एक संगठन बनाया था। और बोला इन सारे जगह पर है ना, क्योंकि जर्मन स्टेट थे, फिर भी क्या हुआ, इनका खुद का करेंसी सिस्टम है, इनका खुद का वेट सिस्टम है, इनका खुद का मेजरमेंट सिस्टम, मतलब सब जगह पर अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट्स, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। और इस वजह से क्या हुआ कि आपको देखो कि सब जगह पर अलग करेंसी चलेगी, सब जगह पर मापने की इकाई अलग है, सब जगह पर वजन तोलने की इकाई है। इस वजह से क्या होता है ना कि जो व्यापारी वर्ग है ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती? इसीलिए है कि भाई उसको अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उसके अकाउंटेंट को ये मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना पैसा दिया, वहाँ पर कितना पैसा दिया, यहाँ दोनों की एक्सचेंज रेट कैसी अलग अलग लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको भी सिंप्लीफाइड करेंगे समय के साथ साथ में। तो क्या बोला कि मल्टीपल कस्टम बैरियर्स। हाँ, बोला अगर आपको हैम्बर्ग से नूरमबर्ग या फिर नूरमबर्ग से हैम्बर्ग जाना है तो लगभग आपको कितने कस्टम बैरियर मिलेंगे? 11। कस्टम बैरियर का मतलब एक तरीके से समझ लो टोल नाका, टोल टैक्स लगे वाला है वहां पर। मतलब वो बोला अगर आपको मेरे यहाँ से राज्य से निकलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला ऐसे जो नूरमबर्ग और हैम्बर्ग के बीच में लगभग 11 कस्टम बैरियर्स आते हैं और हर कस्टम बैरियर पर आपको मिनिमम 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स कैसे डिसाइड होता है? बोला कि आपके पास में जो भी गुड्स है उस गुड्स का आप है ना मेजरमेंट निकालोगे और उसकी जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो निकल के आएगी पैसे के मूल्य में, उसका 5% टैक्स लगा देते हैं। मतलब आप ये सोचो 11 जगह टैक्स लगेगा और 5% के हिसाब से, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 55%। मतलब जितने की आपने खरीदा उसका उतना आधा पैसा और, मतलब आपने 100 रुपये की चीज खरीदी और है ना आप जगह से खरीद के लेके जाओगे, उसको लास्ट डेस्टिनेशन पर जब लेके जाओगे तब तक उस पर 55 रुपये का टैक्स लग जाएगा। मतलब बिना मुनाफा कमाए हुए भी
उसको 155 की कॉस्ट पड़ जाएगी। अब उसमें अगर वो अपना 20 रुपये का मुनाफा जोड़े तब वो 175 में बेचेगा। ऐसे में क्या होगा, व्यापारी बेच तो देगा, बेचेगा किसको, जनता को, और जनता इतना पैसा देगी कहाँ से, उसके पास ऑलरेडी कम है। तो ऐसे में क्या कि कस्टम बैरियर, ट्रेड बैरियर को भी ये धीरे धीरे खत्म करने लग जाएंगे इकोनॉमिक लेवल से। और बोला इतने सारे कस्टम बैरियर्स क्यों हैं, आप इसको लिमिटेड करो, आप इसको 1 रखो, 2 रखो, ताकि जनता को प्रॉब्लम नहीं हो। जनता को प्रॉब्लम नहीं होगी तो व्यापारी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और व्यापारी को प्रॉब्लम नहीं हो तो पैसा कमाएगा, टैक्स भरेगा, तो देश को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। जैसे ना जर्मनी में है ना, एक है ना जो टेक्सटाइल जो है, जो कपड़ा है, उस कपड़े की जो मेजरमेंट है ना, उस मेजरमेंट को बोलते हैं एल है। जैसे हमारे यहाँ पर है ना मीटर, जैसा मैं मान लो कि शर्ट सिलवाना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक काम करते हैं कि 2.25 मीटर कपड़ा ले लेते हैं, उससे मेरा शर्ट सिल जाएगा, एग्जाम्पल। तो वैसे क्या है ना कि जर्मन स्टेट्स में ना जो कपड़े की जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का नाम है एल है। और ये क्या कह रहा है कि जो कपड़े की मेजरमेंट जो एल है वो पूरे के पूरे जर्मन स्टेट्स में एक जैसी नहीं है। मतलब बोला कि किसी शहर में ना वो 54 सेंटीमीटर का एल है, कहीं पर वो 57 सेंटीमीटर का एल है, और कहीं पर वो 65 सेंटीमीटर का एल है। अब आप बोलोगे कि ये जो मेजरमेंट का जो टेप है ना, जो एल वाला, ये वाला, तो बोला कि ये 54 सेंटीमीटर का हो, 57 सेंटीमीटर का हो, या 65 सेंटीमीटर का हो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है और आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। कैसे कि जो व्यापारी वर्ग का जो व्यक्ति है भाई, वो तो उसको पता है ना कि जब मैं घर से निकला था तब मेरे पास में ना 100 मीटर के 200 थान थे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो उसने क्या किया कि 100 मीटर इंटू 200, मतलब उसके पास में 20,000 मीटर था, कपड़े का थान था। कपड़े के थान की टोटल लेंथ कितनी थी? 20,000 मीटर थी, एग्जाम्पल के तौर पर। अभी बोला कि किसी शहर में उसने कपड़ा बेचा, वहाँ पर एल 54 सेंटीमीटर का है, कहीं पर 57 सेंटीमीटर का है, और कहीं पर 65 सेंटीमीटर का है। और ऐसे में क्या होगा कि कुछ माल उसने इस शहर में बेचा होगा, कुछ माल उसने इस शहर में बेचा होगा, कुछ माल उसने इस शहर में बेचा होगा, जहाँ पर ये अलग अलग मेजरमेंट है। तो उसकी अकाउंट्स बुक मैनेज नहीं होगी। कैसे कि उसमें ना जो सामान कितना बेचा है, कितना गोदाम में या फिर ना मालगाड़ी में माल पड़ा है, और कितना नया माल मंगवाना है, और उसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सारा का सारा खराब, पता ही नहीं चलेगा कितनी उसमें क्या, उसको क्या लगेगा कि मेरा घाटा हो गया, ये लगेगा ना, या फिर मैंने जो जितना एस्टिमेट लगा उससे कम हो रहा है मेरा पैसा। तो बोला कि ये भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो बोला कि सब जगह पर सिंगल यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम लेके आना, ये भी लिबरलिज्म, उदारवाद है। अब क्या हुआ कि आपके 1834 में, कब 1834 में क्या हुआ कि प्रशियन ने एक इनिशिएटिव दिया। इनिशिएटिव मतलब नई शुरुआत करी। प्रशियन ने एक नई शुरुआत क्या करी, उसने बोला कि हम क्या काम करते हैं, ज़ोल्वरिन बनाते हैं। ज़ोल्वरिन मतलब कस्टम यूनियन। अब बोला कि ज़ोल्वरिन का काम क्या है? इस ज़ोल्वरिन का काम यह है कि जितनी भी ना बैरियर्स है, उन सारे बैरियर्स को ख़त्म करना। कि नहीं, आपको ना इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, नया व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, और है ना ये सामान इतने में ही बिकेगा, इससे सस्ता सामान बिकेगा नहीं। तो बोला कि ज़ोल्वरिन बना है ताकि ये क्या करेगा कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम के अंदर, सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ख़त्म कर देना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ देखो, यूनियन अबॉलिश, इस यूनियन ने क्या मिटाया? टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है कि टैरिफ बैरियर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, देखो स्टील मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टील प्रोडक्शन में है चाइना अभी, और नंबर 2 में है इंडिया। ऐसे में क्या है कि चाइना के पास में सरप्लस प्रोडक्शन है, बहुत प्रोडक्शन हो रखा है उनके, वहाँ पर ऐसे पड़ा है, मतलब उनके इतना पड़ा है कि मतलब वो अगर घाटे में बेचे तो भी उनका फायदा है। क्यों? कि पैसा तो बिल्कुल वैसे ही नहीं मिल रहा है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्टील मतलब आयरन, लोहा, और मान लो कि ना एक एग्जांपल लो कि जैसा अभी हम आप अपने घरों में जो लोहे का काम करवाते हो तो बेसिकली आपका 100 रुपये केजी का आता है। तो चाइना वाला है ना आपको है ना 70 रुपये केजी में देने के लिए तैयार है। चाइना वाला लोहा 70 में देने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि उसके पास में इतना सरप्लस पड़ा है कि वो करेगा क्या। और ऐसे में अगर है ना इस 70 वाले ने यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, इंडियन कंपनी जो बेच रही है उसको घाटा होने लग जाएगा, क्योंकि इससे 100 वाली सामान क्यों करेगा जब आपको 70 में सेम क्वालिटी मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर 50% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, और बोलते हैं कि साहब आपके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंट्री में जिस प्राइस पर बिकता है उससे भी सस्ता बेच रहे हैं हमारे कंट्री में,
और इस वजह से हमारी इंडियन कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा, आपने 50% टैक्स लगा दिया, मतलब 75, 35 तो हो गया 105। अब बोलो, अब ये 5 रुपये महंगा हो गया ना, इसी को बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। मतलब आप बाहर के जो व्यापारी हो, आप उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि उनका सामान यहाँ के सामान से भी महंगा हो जाए। तो बोला कि इस ज़ोल्वरिन और यूनियन का मकसद, ज़ोल्वरिन या कस्टम यूनियन का मकसद था जितने भी ऐसे प्रकार के जो टैक्सेस है उन टैक्स को खत्म कर देना, ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिव रह सके। कॉम्पिटिटिव रहने से क्या होगा कि जो खरीदार है, जो ग्राहक है, उसको सस्ता सामान मिलेगा, और सस्ता सामान मिलने से क्या होगा कि जो खरीदार है, जो बेचने वाला है, उनके बीच में कंपटीशन आएगा और सब लोगों को बेनिफिट होगा। तो इसीलिए बोला कि टैरिफ बैरियर को खत्म किया इस ज़ोल्वरिन के द्वारा। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2, बोला कि लगभग 30 प्रकार की करेंसी चलती थी। तो बोला इतनी सारी करेंसी, मान लो मैं व्यापारी हूं, मैं मान लो कि 30 शहर में व्यापार करता हूं, तो हर शहर के लिए मुझे अलग अलग करेंसी मैनेज करके रखनी पड़ेगी। तो सोचो मेरे लिए कितना कम्बरसम काम है कि नहीं है, मेरे लिए कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मतलब 300 तरह की करेंसी रखो, फिर और करेंसी एक्सचेंज करने में कमीशन भी दो, है कि नहीं है। तो बोला कि इस 30 को घटा करके 2 कर दिया। जैसे आप ये देखोगे, जैसे ना ग्रेट ब्रिटेन है, ये ना बिल्कुल मॉडर्न डे चल रहा है। आपका जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सारे के सारे बॉर्डर ओपन है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओ, खुली बॉर्डर है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है। आप कार चलाते चलाते ना दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे। बताओ, ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, और यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है आपका, यूरो। तो अगर आप ब्रिटेन जाओगे ना, तो आप पाउंड स्टर्लिंग दो, यूरो दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। यूरोप में ये कर दिया है क्या, आपकी खुद की कंट्री की करेंसी भी है और साथ में आपको यूरोपियन यूनियन की करेंसी चलानी है, ताकि सामान लेना देना आसान हो, जो भी ट्रैवलर्स है उनको आसानी हो। कई बार आपके देश, जैसे ना अभी ना ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट कर दिया, मतलब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया, ठीक है ना, तो ब्रेक्जिट, ठीक है ना, एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो उसमें क्या हुआ कि पहले ये होता था कि ना जो दूसरे कंट्री के जो लोग थे वो ब्रिटेन में आकर के काम करके फिर शाम को घर चले जाते थे। मतलब आप ना सुबह जल्दी 1 घंटे आपने ब्रिटेन में इंटर किया, काम किया, शाम को वापस अपने घर चले गए। जैसे होता है ना कि जैसे ना आपके ना कि जो लोग है ना आपके क्या बोलते हैं इसको, जैसे मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के लोग नहीं, दिल्ली में काम करने वाले, कोई नोएडा से आता है, कोई गुड़गांव से आता है, कोई शादरा से आता है, कोई और भी बाहर से आता है, और वो लोग अपना काम किया, शाम को अपनी ना मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से पहुंच के गुड़गांव पहुंच गए, नोएडा पहुंच गए वापस। तो वैसे ठीक है ना। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2, इससे क्या हुआ कि सबको फायदा हुआ। अगला, क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क जरूरी है, क्योंकि आप इतना सारा बिजनेस करोगे, उसमें काम को फास्ट करना, स्पीड करना, जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाना और लाना, इसके लिए आपको है ना फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो वो जरूरत आपकी रेलवे से पूरी हो जाएगी। और बोला ये सब जितना भी हमने आपको पूरी की पूरी आज की क्लास में जो जितने भी पॉइंट्स बताए, बोला कि ये सब क्या, भले कुछ सोशल सोसाइटी के हो, कुछ पॉलिटिकल लाइफ के हो, या कुछ है ना आपके इकोनॉमिक लाइफ के हो, बोला कि ये सारे के सारे अलग अलग जो मुद्दे थे, इन्होंने क्या किया, जनता को जोड़ के रखा, और जनता को जोड़ के रखा, और इसी से क्या हुआ, आपका नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। बस इसी प्रकार से क्या किया कि जोड़ा। CBSE 2020 में ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आया हुआ है। RBSE में अगर आता है तो 4 नंबर की आने की पॉसिबिलिटी रखता है। 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है ये, क्योंकि लिबरलिज्म पर आया नहीं है, आना बाकी अभी भी। इन 2 सालों में ये क्वेश्चन इस पर नहीं आया, इस पर आ सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा हमारी आज की क्लास आपको? अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पहुंचाएं जो आपके इस क्लास के, मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी तक पहुंचा दो, क्लास 10 के बच्चों तक तो पहुंचाना है आपको। और आपकी जितनी भी क्वेरी है आप हमें अपने कमेंट सेक्शन पर बताइए। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि भाई क्लास में कुछ कॉम्प्लिकेशन लगता है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।